Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा पैंडा जो है वो आ गया है भागते दौड़ते, राइट। और जैसा मैंने कहा पिछली बार भी आपसे कहा था कि वो इतनी भाग दौड़ में इसलिए है क्योंकि उसको मालूम है कि एग्ज़ाम जो है आप लोगों के आ गए हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास टाइम है नहीं कि हम इधर उधर यहाँ वहाँ की बातें करें और गप्पे मारें। सीधे पॉइंट पे आएंगे और पॉइंट पे ये आएंगे कि हमें करना है सुपर क्विक रिवीजन, मतलब सुपर डुपर क्विक रिवीजन, फटाफट। मतलब अब ये बिल्कुल वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली पढ़ाई होती है ना कि 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ ले, कोई समझा दे, कोई बता दे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बाकी तो अपन देख लेंगे, वो वाली पढ़ाई है, ठीक है। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस अगर चाहिए तो वो हमारा वन शॉट तैयार है। उसमें हमने पूरी पोम जो भी आप कहते हैं वो हमने कंप्लीट की हुई है, चैप्टर, उसके एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, विद पोएटिक डिवाइसेस, अबाउट द ऑथर, एवरीथिंग एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कोर्स, वो सब कुछ हमने किया हुआ है। अभी वी आर नॉट गोइंग दैट मच इनटू द डिटेल्स, बट अभी हम मोटी मोटी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक हम थीम समझ लेंगे, समरी समझ लेंगे एंड अ लिटिल ब्रीफ अबाउट द ऑथर, राइट। बिकॉज पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू अंडरस्टैंड द साइकी व्हेन ही रोट अ पर्टिकुलर पोएम, राइट। अगर आपको कई बार वो चीज़ समझ में आ जाए तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। पोएट के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हर आदमी की राइटिंग का एक फ्लेयर होता है, एक बार अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो कई बार हमें पोएम को समझना आसान हो जाता है, राइट। तो इसी बात पे हम आ जाते हैं चैप्टर 1 की जो सेकंड पोएम है हमारी, फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो हम कर चुके हैं, हम कर रहे हैं फायर एंड आइस। अब इसमें सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी हुई पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्ड आपको तब बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेरी सीन में अगर आप बात करते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है कि जॉन एफ कैनेडी ने उनके ऊपर स्पीच दी हुई है, राइट। जॉन एफ कैनेडी आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, स्टेट्समैन जिनका असैसिनेशन हो गया था, बिल्कुल वही, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक देश के, यूएस जैसे देश के प्रेसिडेंट अगर किसी पोएट के बारे में उनको ऑनर करने के लिए स्पीच दे रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कितना बड़ा नाम होगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और बात है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि इनकी राइटिंग शुरुआत जो है इन्होंने अमेरिका में की, पैदाइशी अमेरिकन थे ये, यूएस के सिटीज़न थे, लेकिन इनकी राइटिंग सबसे पहले पब्लिश जो है वो इंग्लैंड में हुई, ठीक है। और वहाँ से अगर आप बात करते हैं तो वहाँ से इनकी लिटरेरी जर्नी की शुरुआत हुई फॉर्मल तौर पे। फिर इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है, वर्माउंट के ये पोएट लॉरियट बनते हैं। आगे तो फिर आप ही नेवर टर्न्ड बैक, ठीक है। आगे अगर आप बात करते हैं तो ही वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जिसको हमने कहा, उस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया है। दूसरी बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनकी जो राइटिंग है बहुत सिंपलिस्टिक राइटिंग है, बहुत सिंपल्टन राइटिंग है। उसमें आपको एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू, मिट्टी की जो खुशबू है वो आपको मिलती है। उनकी राइटिंग में एक रस्टिक एलिमेंट आता है, कंट्री साइड के बारे में लिखते हैं, नेचुरल एलिमेंट के बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही, जिसको आप कहते हैं रियलिस्टिक, जीवन से जुड़ी हुई राइटिंग है उनकी, ज़मीन से जुड़ी हुई उनकी राइटिंग है। और वो सारी इमेजरी जो है वो बहुत ही एक्सप्लिसिट वे में वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पता चल गया। अब हम आ जाते हैं पोम पे। पोम में जैसे आप ये देख पा रहे हैं, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि सबसे बड़ी पोएटिक डिवाइस के अगर हम तौर पे बात करते हैं तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम ऑपोजिट एलिमेंट्स को साथ में लाया गया है, और उन दो एक्सट्रीम एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी क्या है ये इस पोम में दर्शाने की कोशिश की गई है, राइट। इफ़ यू सी दिस, तो आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े में आग लगी हुई दिख रही है, राइट। फायर एंड आइस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सो लेट अस रीड टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. अब बात क्या हो रही है, आप इसमें अगर आप बात करते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी एक पोएम है, जिसमें एक, अगर आप बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट, अगर अंडरटोन आप देखते हैं तो बहुत क्लियर है कि दो एलिमेंट उन्होंने बात की है कि फायर एंड आइस की, और ये बोला है कि दुनिया अगर ख़त्म हो जाए,
ठीक है, क़यामत का दिन आए या जजमेंट डे जिसको हम कहते हैं अगर आए, तो दुनिया में दुनिया को ख़त्म करने के लिए फायर जो है बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर, जो आप कहते हैं ना इंसान की जो आत्म आत्म नहीं क्या बोलते हैं उसको, आत्मकथा नहीं यार, आत्मकथा नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा या डिज़ायर या एम्बिशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना टू हैव अ फायर इन योर बेली वाला फंडा, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा होती है दैट समटाइम्स दैट कैन लीड टू अ डिवास्टेटिंग एंड, राइट। योर ग्रीड एंड योर हॉस्टिलिटी एंड दीज काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस जिनको आप फायर से कनोट कर सकते हैं, राइट। अगर आप बात करते हैं इफ दीज आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, अगर ये चीज़ें टेक ओवर करती हैं वर्ल्ड को, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन ये पतन की तरफ दुनिया को ढकेल देंगी। दिस इज़ दी बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। और वो कहते हैं, मैं बेसिकली मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ कि जो ये मानते हैं कि हाँ फायर जो है दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो दूसरे हाथ पे ये कहते हैं कि अगर ये कहो कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, पेरिश होना हो ट्वाइस, है ना, पेरिश होना मतलब ख़त्म होना ट्वाइस, तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी नफ़रत के बारे में, कोल्ड इमोशन किसको बोलते हैं हम, लव इज़ अ वाइब्रेंट इमोशन, लव इज़ अ पावरफुल इमोशन, लव इज़ डिनोटेड बाय फायर, राइट। इट कुड बी, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ब्लॉसमिंग इमोशन। तो ठीक है, उसको आप थोड़ा सा क्या बोलेंगे, उसको आप थोड़ा सा फेरी इमोशन के तौर पे कंसिडर करते हैं। जबकि हेट जो है बहुत कोल्ड इमोशन है, राइट। हेट या आप कहते हैं डिसएग्रीमेंट, या आप कहते हैं जिसको आप बोलते हैं अलूफनेस, रिक्लूजनेस, या आप कहते हैं जिसमें कोई अटैचमेंट ना हो, जिसमें कोई एपथी, ये सब जो है बहुत कोल्ड इमोशंस हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जितना मैं जानता हूँ, जितना आई हैव नोन ऑफ हेट, जितना मैं नफरत के बारे में या कोल्डनेस के बारे में जानता हूँ, जिसको हम कहते हैं कोल्ड हार्टेड मैन, तो कोल्ड हार्टेड, या somebody was murdered, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, तो जिसको भी हम कहते हैं, मीन्स कोल्ड इज समथिंग विच इज़ इमोशनलेस इन द सेंस, जिसमें इमोशंस या जिसमें प्यार की फीलिंग की, जिसको आप गर्माहट कहते हैं, उसकी कमी है, राइट, उसको हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे, अगर मैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि अगर मैं कहूँ कि अगर किसी तरह अगर फायर नहीं तो डिस्ट्रक्शन के लिए ये जो कोल्डनेस है ना, ये भी पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, ये भी सफाइस कर देगी। सफाइस मतलब किसी चीज़ की जगह लेना, ठीक है। समझ में आ गया। अब अबाउट द पोएट, Robert Lee Frost was born on 26 March 1874, San Francisco, United States में। American poet थे। He was initially published in England before it was published in America, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। He was admired for his depiction of the rural life of New England, his command of American colloquial speech, and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situation. He died on 29 January 1963 in Boston, United States of America. All right? Now, theme क्या है? In the poem Fire and Ice, the poet is surmising, the fate of the world. What would cause it to end? ठीक है, being a poet, he likes the causes to the imperfection in human nature and not just plain physics. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इमोशंस को, फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशंस के तहत उन्होंने डिनोट करने की कोशिश की है, या ह्यूमन एलिमेंट के थ्रू उन्होंने डिनोट करने की कोशिश की है। He dwells on 2 causes that are believed to end the world, fire and ice. Here fire is symbolic of human desire or passion and ice is symbolic of hatred, जो कि negative connotation है। ठीक है, यहाँ पे fire जो है आपकी ambition, desire, आपकी pride, आपका passion, उसको denote कर रही है, जबकि coldness या ice जो है वो coldness को, apathy को, hatred को, उसको denote कर रही है, right? तो ये चीज़ आपको theme में समझ में आती है। इसके अलावा humans have raided the planet in an attempt to satisfy their desires. We cut tree, pollute the air, water and land just to get the experience, the things we want. We do this without any consideration of what effect it will have on nature. Here, fire also symbolizes base passion and so to say the sexual desire. This desire, although responsible for continuation of life, if not controlled, can also lead to misery and self-destruction. Remember actually if you're talking about the health scare like AIDS, right? तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसके बारे में किस बारे में कहा गया है। और एक और चीज़ होती है कि जब आप एक पोएट कोई चीज़ लिखता है ना, भले वो 8 लाइन लिखता है, उसमें अंडरलाइनिंग परत दर परत दर परत दर परत मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे अपन अनियन को पील करते हैं ना, एक परत हटाते हैं उसकी, वैसे ही हमें पोएम में करना होता है। बहुत सारे उसके अलग अलग नज़रिए होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ आई सिंबलाइजेस द हेट्रेड दैट अराइजेस आउट ऑफ रैशनल थिंकिंग, टू मच ऑफ रैशनल थिंकिंग एक्चुअली,
in their bid to know things and gain power, become so impervious to love and kindness that they end up fighting with each other. This has been evident in the wars that have been fought throughout human histories. तो ये आप कह सकते हैं कि जब आदमी कोल्ड हो जाता है ना, जब उसके दिल ठंडे पड़ जाते हैं, राइट, तो आप ये कह सकते हैं दैट इज़ द टाइम व्हेन ऑल दी थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड्स, एवरीथिंग गो आउट ऑन, आप कह सकते हैं लाइक इंसान जो है वो दूसरे को नहीं पहचानता है, एंड यू नो यू जस्ट लूज ऑल द इमोशंस, लव एंड पैशन एंड एवरीथिंग, एंड यू आर जस्ट आउट देयर विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी इमोशन, जैसे वर्ड्स में होता है, राइट, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। समरी पढ़ लेते हैं, सिंपल सी समरी है, मैंने समझा दी है, लिखेंगे कैसे उसको इन वर्ड्स में हम पढ़ लेते हैं। In this poem, the poet talks about two different beliefs regarding the end of this world. He says that he is in the favor of those who say this world will end in fire, as he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desires. He finds the human desires same as fire in its nature. On the other hand, the second belief tells that ice is sufficient for destroying this world, and the poet compares the nature of ice with hatred. Alright, as ice can make a part of body numb with its prolonged contact like hatred, it can also give numbness to our mind and thoughts and make us insensitive and cruel. ठीक है, ये समझ में आया कि जैसे अगर हम बॉडी एलिमेंट्स की बात करते हैं, बहुत देर अगर आप बर्फ़ हाथ में रखें तो आपका हाथ सुन हो जाएगा, वैसे ही अगर आपका दिल बहुत दिनों तक ठंडा है तो आप में वार्मथ ख़त्म हो जाएगी, आप में चीज़ें, पैशन, लोगों को महसूस करने की जो आप एक गर्माहट होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसकी बात की गई है। Now, the poet brings us into the middle of the argument between people who think the world will come to a fairy end and people who think world will freeze. Fairy end मतलब क्या, जो फेरी मतलब फेयरनेस या फेरी जो वर्ड होता है वो हम किससे करते हैं, फेरी विंग्स मिलते हैं ना, KFC के फेरी विंग्स मतलब क्या, बहुत हॉट गरम है ना, तो हॉट और गरम को हम किससे कह रहे हैं, फायर, और फ्रीज ऑफ कोर्स आप जानते हैं जमना, ठंडा, तो आपने दो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेशन वाइज यूज़ कर सकते हैं। नाउ ही कुड बी टॉकिंग अबाउट द लिटरल एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पावर दैट ह्यूमन बीइंग हैव टू हार्म और डिस्ट्रॉय वन अनदर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि हो सकता है वो लिटरल एंड की बात कर रहे हो, जो क़यामत के दिन की है, जजमेंट डे की बात कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान चाह कर चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब उसकी चीज़ें जो हैं उसके हाथ से बाहर निकल गई हैं, राइट। He was the master of his destiny, but now he has lost control over things, क्योंकि उसके पैशन, उसके डिज़ायर्स, उसकी कोल्डनेस, उसके एम्बिशन ने टेक ओवर कर लिया है, राइट। सो it could have another angle to understanding of this poem as well, right? अब the poet experience with romantic desire has taught him the passionate or hot emotions like love and lust would probably have the power to turn the earth into a big fireball. But he has also experienced the other extreme, and he knows that colder emotions like hate have great destructive powers. Love gets all the publicity, but hate is a silent killer. ठीक है, मतलब हम प्यार को तो बड़ा बदनाम करते हैं कि प्यार जो है वो ख़त्म कर देगा, लेकिन नफ़रत जो है वो और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है, ठीक है। इट मे नॉट हैव द सेम ग्रैंडर एज द फायरबॉल एंडिंग, बट इट विल डू इट्स ट्रिक। और वो जो फायरबॉल एंडिंग होगी, या जो चीज़ प्यार से ख़त्म होती है, या प्यार जिसको ख़त्म करता है, या पैशन, डिज़ायर जिस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, वो दिखाई देगा, वो बहुत ग्रैंडरली आपको दिखाई देगा ऑन दी प्लेटफॉर्म। वेयर एज जब कोई चीज़ ठंडी पड़ते फ्रीज़ हो के मर जाती है, तो उसकी इतनी बड़ी जिसको आप कहते हैं ना, इतना बड़ा स्पेक्टिकल नहीं होता, लेकिन काम ये भी वही कर रहा है, ठीक है, तो उसको सफाइस जो है वो बराबरी से कर देगा। ये समझ में आ गया। On this note, we have come to an end of a very interesting poem by Robert Frost, which is Fire and Ice. आपको I'm sure समझ में आ गया होगा, एग्जाम आ रहा है, इसको पढ़ लिया, बाकी चीज़ें जो है पोएटिक वगैरह जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो हमने डिस्कस की हुई हैं। अभी हमारा एम ये था कि आपको मोटे तौर पे एक समरी समझ में आ जाए, सो वो I'm sure आ गई है। सो प्लीज़ do very well in your examination and stay tuned with us. Thank you so much.